बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ताकि जिन लोगों को मुश्किल लग रही है उनको समझ आ जाए कि ये कितना आसान प्रोसेस है। मैं अपने क्लीनिंग केमिकल जो मैं इंपोर्ट करता हूँ उसके लिए उसको फिर रीपैक करता हूँ और रीपैकिंग के लिए कुछ कैन की ज़रूरत होती है, जैसे 10 लीटर का कैन, 20 लीटर का ड्रम, 30 लीटर का ड्रम, और ये मैं अपने लोकल एरिया लाहौर से ले लेता हूँ। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि जी इतनी क्वांटिटी बनवाएंगे तो आपको हम देंगे, इससे कम नहीं देंगे, रेट ये होगा, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं तो दाने की कीमत बढ़ गई है और उसकी वजह से कैन की कीमत बढ़ गई है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए न्यू सोर्सिंग की ज़रूरत होती है कि अच्छा ठीक है, जिससे ले रहे हैं वो तो लेते रहें और काम भी चलता रहे, लेकिन साथ मार्केट चेक करते रहें, कोई और बंदा इसे कम ग्रामेज में कम कीमत के साथ या किसी और वजह से जो कीमत कम कर सकता है, तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो फिर स्विच कर लिया जाए इस सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ। तो ऐसे ही एक दिन मैं सोर्स कर रहा था, मुझे मुल्तान में एक सप्लायर मिला जो मैन्युफैक्चरिंग करता था कैन की। तो मैंने उनसे रेट पूछा, उनका रेट आलमोस्ट वही था जो लाहौर में चल रहा था। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा ठीक है, आप रेट तो बाद में डिस्कस करेंगे, आप पहले मुझे सैंपल भिजवा दें ताकि मैं देख लूं कि आप इस प्राइस में जो दे रहे हैं वो है क्या चीज़, और जो मैं एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ उससे मैच कर लूं कि उसमें कोई फ़र्क है। तो जब वो कैन जो सैंपल उन्होंने मुझे 4 पीस भिजवाए मेरे पास आए, तो वो क्वालिटी जो मैं एग्जिस्टिंग कैन यूज़ कर रहा था उससे बेहतर थी। यानी उसमें ग्रामेज होती है कि ये 200 ग्राम का कैन है, 300 का है, 250 ग्रामेज का है। तो जितनी ग्रामेज ज़्यादा होगी उतना ही कैन जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा, तो वो केमिकल को ज़्यादा देर तक रख सकता है अपने अंदर। अदरवाइज़ कैन फट जाते हैं या लीक हो जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होगी अगर कम ग्रामेज होगी। बहरहाल मुझे वो कैन पसंद आया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी भी प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई पेट बॉटल हो, कैन हो, ड्रम हो, ये एक तो एम्प्टी होते हैं, दूसरे जगह ज़्यादा घेरते हैं, तो इसलिए जितना आप नज़दीक से लेंगे उतनी आपको जो फ्रेट है वो कम पड़ेगा, और जितना दूर से लेंगे वो फ्रेट कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो अब किसी भी दूसरे शहर से मंगवाना, और वो भी मुल्तान जो कि लाहौर से कोई 500 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से उसके ऊपर फ्रेट कॉस्ट काफ़ी आनी थी। अब ये हिचकिचाहट थी, लेकिन उसकी क्वालिटी कैन की बेहतर थी। अब ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मैं आपको कि बिज़नेस किस तरह से डील किया जाता है वो सुना रहा हूँ। कि मैंने सोर्सिंग की, उसके बाद मैंने उनसे प्राइस पूछी, और जो भी उनकी प्राइस थी मैंने उस पर कोई कमेंट्स नहीं किए, मैं चुप रहा। और मैंने कहा ठीक है, आप इस प्राइस के अगेंस्ट जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं जो आपके पास पड़ी है वो मुझे ज़रा सैंपल चेक करवाएं, तो फिर मैं प्राइस पे कोई कमेंट्स कर सकता हूँ। अब जो सैंपल मेरे पास आए वो क्वालिटी में बेहतर थे और मुझे पसंद थे, और प्राइस वही थे जो मैं लाहौर में पे कर रहा था। तो अब एडवांटेज ये हुआ कि प्राइस सेम है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मैं ले रहा था उससे क्वालिटी बेहतर है। तो क्वालिटी का एडवांटेज मुझे मिल जाता है अगर मैं उनसे मुल्तान से ख़रीदता हूँ। लेकिन उसके साथ मुझे फ्रेट कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो लाहौर से मुल्तान तक का है, तो वो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट थी। लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट के बदले में एक्स्ट्रा क्वालिटी भी मिल रही थी। सैंपल आ गए, चेक हो गए, प्राइस भी मेरे पास थी। तो अब मैंने उनसे पूछा कि ये सूरत हाल है, मैं प्राइस और आपकी प्रोडक्ट पे तो एग्री हूँ, लेकिन मुझे जो फ्रेट कास्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि लाहौर से मंगवाऊंगा तो कोई फ्रेट नहीं होगा, और जो आपसे मंगवाऊँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा फ्रेट कॉस्ट पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि आप कुछ हम प्राइस को रिड्यूस कर लेते हैं और कुछ आप ग्रामेज जो है ना इसकी 10 ग्राम 20 ग्राम कम कर दें। अगर ये 300 ग्राम है तो आप 280 ग्राम में बनवा लें, तो उससे हमारा दाना कम होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम प्राइस को थोड़ा नीचे ले आएंगे। तो ये भी ठीक था। मैंने कहा ठीक है, आप अगर हो सकता है तो मुझे दोबारा से सैम्पलिंग करवाएं कि जो कम ग्रामेज है थोड़ी सी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है और कैन की शेप क्या होती है। उन्होंने मुझे फिर सैम्पलिंग करवाई। अब वो जो सैम्पलिंग थी वो भी
बेहतरीन थी, मतलब जो यूज़ था मेरा वो फुलफ़िल हो रहा था। तो अब उन्होंने जो मुझे प्राइस बताई और जो फ्रेट उसमें ऐड होना था, वो दोनों मिला के जो मेरी लाहौर की कॉस्ट थी उससे भी कम हो गई। यानी मुझे क्वालिटी भी बेहतर मिल गई, मुझे प्राइस भी बेहतर मिल गई, और मेरा जो काम था वो ज़्यादा बेहतर हो गया। मतलब मेरा जो मकसद था सोर्स करने का, कि मैं जो बिज़नेस में रन कर रहा था जिस प्रोडक्ट को, जो स्मूथ चल रही थी, लेकिन मैंने उसको भी नहीं छेड़ा, लेकिन मैंने उसमें कुछ R&D, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई न्यू उसमें कुछ करने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए मेरी साथ स्ट्रगल भी चल रही थी। ये सब बिज़नेस में होता है कि आप एक प्रोडक्ट को लेके चल रहे होते हैं जो आपको प्रॉफिट दे रही होती है, लेकिन साथ ही उस प्रोडक्ट की साइड के ऊपर एक पैरेलल वर्किंग भी कर रहे होते हैं कि मैं इसकी कॉस्ट को और इसकी कॉस्ट को कम और क्वालिटी को बेहतर किस तरह से कर सकता हूँ। तो जब भी आप उस रीच में पहुँचते हैं जहाँ पे कॉस्ट कम और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो रही हो, तो आप जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा होता है फिर उसको स्विच करके उधर चले जाते हैं। तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बेहतर प्रोडक्ट हो जाती है, उसका एंड रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये बिज़नेस के वो टैक्स हैं जो आप कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब इंपोर्ट में हम इसको किस तरह से फिट करते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट कितना आसान काम है। ये जो सारा प्रोसेस किया, ये बिज़नेस का प्रोसेस था जो कि लोकल मार्केट में सब लोग करते हैं। और जब मैं यही कहना, अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ चाइना से, यूरोप से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो मैं सिमिलरली यही प्रोसेस करूँगा। मैं सोर्सिंग करूँगा, मैं उनसे कोटेशन लूँगा, मैं उनसे सैम्पलिंग लूँगा और प्रोडक्ट को फाइनल कर लूँगा प्राइस क्वालिटी की बेस के ऊपर। अब जब मैंने इसको फाइनल कर लिया तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ 2000 पीस का, तो आप मुझे इनवाइस भिजवा दें। उन्होंने मुझे इनवाइस भिजवाई जिसके अंदर प्राइस थी और मुल्तान से लाहौर तक का ट्रक फ्रेट था, और जो उन्होंने सुजुकी से वहाँ पे लोडिंग करवानी थी उसका फ्रेट था। तो टोटल कॉस्ट उन्होंने बना के मुझे एक इनवाइस भिजवा दी कि ये पेमेंट आप हमें ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं आपको एक आध दिन में भिजवा दूँगा। सेम प्रोसेस इंपोर्ट में होगा। जब भी आप सैम्पलिंग और प्राइस फाइनल कर लेंगे तो आप अपने एक्सपोर्टर से कहेंगे कि आप मुझे इसका परफॉर्मा इनवाइस भिजवा दो, तो मैं आपको LC खुलवा देता हूँ। लोकल में मैंने क्या किया कि मैंने उनसे इनवाइस ली और उनको अपने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। इंपोर्ट में ये होगा कि मैंने उनसे इनवाइस ली और अपने बैंक चला गया कि जी ये इनवाइस है, इसको मैंने पेमेंट करवानी है जब माल आ जाएगा, तो आप मुझे बताएं क्या कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं है, तो मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये उसका परफॉर्मा इनवाइस है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा होता है, तो बाकी आपने मुझे गाइड करना है। अब मेरा काम ख़त्म है। मैंने जो पूरा प्रोसेस किया था वो मैं लोकल मार्केट से ख़रीदूँ तब भी वही प्रोसेस होगा, अगर मैं इंपोर्ट करूँ तब भी सेम यही प्रोसेस होगा। तो अब ये सारा प्रोसेस जो भी लोग लोकल मार्केट से बिज़नेस कर रहे होते हैं उनको तो उनकी फिंगर टिप्स पे होता है कि अच्छा ये करना है, और ये फाइनली इनवाइस आ गई है जिसके ऊपर हमने पेमेंट करनी है। तो बस ये इतना काम है। तो इसके बाद का जो काम है वो ना आपका काम नहीं है, वो बैंक का काम है या फिर क्लियरिंग एजेंट का काम है। तो अब आपने जो परफॉर्मा इनवाइस लिया, या तो लोकल है तो खुद पेमेंट कर दें उसके ऊपर, और अगर वो इंपोर्ट का परफॉर्मा इनवाइस है तो बैंक में चले जाएं और उन्हें बताएं कि जी मेरी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन है, मैं कुछ नहीं जानता, ये परफॉर्मा इनवाइस है, तो आप मुझे गाइड करें और जो भी आगे प्रोसेस है वो कर दें ताकि मैं इसको इंपोर्ट कर सकूं। अब बैंक जिस तरह से भी आपको गाइड करेगा, और वो जो गाइड होगी वो यही होगी कि जनाब आप इसका 100% हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारे पास डिपॉज़िट करवा दें और हम इसकी LC खोल लेंगे। LC के बाद उसकी शिपमेंट होगी, शिपमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे वो हम आपको दे देंगे और आपकी पेमेंट उस एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देंगे। आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियरिंग एजेंट को दें। क्लियरिंग एजेंट आपका कस्टम से जो भी उसके ऊपर ड्यूटी गवर्नमेंट टैक्सेस होंगे वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा और आप वो पेमेंट कस्टम क्लियरिंग एजेंट के थ्रू कस्टम को कर देंगे, यानी गवर्नमेंट को कर देंगे।
तो इस तरह से आपकी कंसाइनमेंट एक आध दिन में 2 दिन में क्लियर होके आपके स्टोर में वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो अब ये जो सारा इंपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है प्रोफार्मा नॉइस के बाद, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। नंबर 1 आपकी बैंक हो रही है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और आपको चार्ज कर रही है। नंबर 2, जब बैंक का काम ख़त्म हो जाएगा वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वो आपके एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आपने अपने क्लियरिंग एजेंट, आप बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट है, आप किसी भी ड्राई पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लियरिंग एजेंट होते हैं, उनके एक ऑफिस भी बना होता है वहाँ पे, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। वैसे गूगल पे सर्च कर लेंगे आपके सिटी में कौन कौन क्लियरिंग, कस्टम क्लियरिंग एजेंट अवेलेबल हैं, या किसी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर से पूछ लें कि यार आप किसको अपना काम दे रहे हैं, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि ये अच्छा बंदा है, इसे कर लें। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी जो एग्जिस्टिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बंदा कर रहा है, कंपनी कर रही है, उससे पूछें। तो वो जिसको रेफ़र करेगा तो वहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस भी अवेलेबल होगा और कुछ उसकी रेपुटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके साथ उसको जाएं और उससे कहें भी ये मेरी कंसाइनमेंट है, तो आपने क्लियरेंस करवानी है इसकी, तो आप देख लें इसको। तो इस तरह से आपका जो भी इंपोर्ट का प्रोसेस है वो 2 बंदे कंप्लीट कर देंगे। अब रह गया फ्रेट फॉरवर्डर। तो फ्रेट फॉरवर्डर को आप अभी छोड़ दें, यानी जो मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि जी 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, बैंक, फ्रेट फॉरवर्डर और कस्टम क्लियरिंग एजेंट। तो फ्रेट फॉरवर्डर को भी आप स्किप कर सकते हैं, इसकी भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि जो छोटे इंपोर्टर होते हैं या छोटी कंसाइनमेंट होती हैं या जो इनिशियल स्टेज पे इंपोर्ट करने का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत नहीं होती। वो जो आपका एक्सपोर्टर है उसी से कहें कि भाई आप अपनी, हमें जो परफॉर्मा नॉइस देना है वो C&F होना चाहिए, यानी कॉस्ट एंड फ्रेट दोनों उसके अंदर शामिल होने चाहिए। चूँकि आप कभी कभार एक्सपोर्ट करनी है या छोटी सी कंसाइनमेंट करनी है तो आपको फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपोर्टर ही आपको जो उसकी कॉस्ट होगी उसके अंदर अपने लोकल मार्केट से उसका फ्रेट चेक करेगा और वो फ्रेट उसके अंदर ऐड करके, अब ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी कंसाइनमेंट खुद वहाँ से शिप करे, जो आपको यहाँ पे सी पोर्ट के ऊपर या ड्राई पोर्ट या एयरपोर्ट जहाँ पे भी आनी है, जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपकी कंसाइनमेंट आपको पहुँच जाएगी। और वो कंसाइनमेंट कॉस्ट एंड फ्रेट उसमें दोनों शामिल होंगे जो कि आपका एक्सपोर्टर पे कर चुका होता है, और वही पेमेंट बैंक उसको कर देगा जो उसने आपके परफॉर्मा इनवॉइस में लिखी हुई है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास जो मुल्तान से इनवॉइस आई तो उसके ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी थी, इतनी क्वांटिटी है, ये रेट है, टोटल अमाउंट ये है, इसमें इतने बैग यूज़ होंगे जो पैकिंग मटेरियल जिसके अंदर वो कैन पैक करते हैं, तो उनकी इतनी कॉस्ट है। सुजुकी का किराया उनके फैक्ट्री से मुल्तान अड्डे तक कितना है और मुल्तान अड्डे से लाहौर तक इसका किराया इतना है और टोटल अमाउंट इतनी है। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही अरेंज की। मैंने उन्हें कहा था कि मैं ये किराया पे कर दूंगा, बस आप अपने पैसे ले लें। उन्होंने कहा कि सलीम साहब अगर आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगी, हमारे बंदे लगे हुए हैं अड्डे वाले, उनसे हमारे रेट डिसाइडेड हैं, आप फिक्र नहीं करें, आपको हम कम से कम रेट के ऊपर इसको पहुँचाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही। मैंने जो फर्स्ट सैम्पलिंग मंगवाई थी तो उस पर जो मेरी कॉस्ट आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे मैं डर गया कि यार ये तो बहुत कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ख़ुद उसको शिप किया, यानी मुल्तान से लाहौर भिजवाया अड्डे के थ्रू, ट्रक अड्डे से बुक करवाया, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आई। तो सिमिलरली आप अपने एक्सपोर्टर पे छोड़ दें कि जी आपने मुझे ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में कराची सी पोर्ट तक या इस एयरपोर्ट तक भिजवानी है, तो आप इसका फ्रेट और जो भी कॉस्ट है वो सब कुछ इंक्लूड करके मुझे एक फ़ाइनल परफॉर्मा इनवॉइस दें ताकि मैं LC करवा दूं, और इस तरह से आपको फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत उनको पड़ती है जो जिनकी लार्ज कंसाइनमेंट्स होती हैं, जिनकी रोज़ कोई ना कोई कंटेनर आ रहा होता है या ज़्यादा कंटेनर आ रहे होते हैं, मंथली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, जो बड़े इंपोर्टर हैं या इंडस्ट्रियल इंपोर्टर हैं।
या एक्सपोर्टर भी। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा होता है उनकी जो फ्रेट की अमाउंट है वो काफ़ी हैवी होती है। तो अब वो कोशिश करते हैं कि इस फ्रेट कॉस्ट को कम करने के लिए हम अपना बंदा कुछ ढूंढे, बजाय कि हम एक्सपोर्टर से कहें कि वो खुद फ्रेट ढूंढ के ऐड कर दे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने लोकल एरिया से फ्रेट फॉरवर्डर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई हमारे मंथली 60 कंटेनर आते हैं चाइना से, तो आप हमें बताएं कि क्या रेट लेंगे। तो सिमिलरली जैसे प्रोक्योरमेंट में प्राइस कंपैरिजन बनाया जाता है प्रोडक्ट के लिए, ऐसे ही फ्रेट का भी कंपैरिजन होता है कि आप डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर से रेट लेते हैं कि जी हमारे मंथली 100 कंटेनर आने हैं इस कंट्री से और ये रेगुलर बिजनेस है, तो आप इसके लिए कोटेशन दे। तो सब जो भी फ्रेट फॉरवर्डर आप कॉल करेंगे वो अपनी अपनी कोटेशन देंगे। जब वो कोटेशन देंगे तो उसका फिर कंपैरिजन बनेगा कि किसका कितना रेट है, और जो लोएस्ट साइड पे होगा उससे आप डिसाइड कर लेंगे कि जी इसको हमने अपनी जितनी भी इंपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनका फ्रेट इनसे हमने ये डिसाइड हो गया, तो हमने इनको ऑर्डर करना है। तो अब वो अपने एक्सपोर्टर को बता देंगे कि ये हमारा नॉमिनेटेड फ्रेट फॉरवर्डर है और इससे हमारे जो है रेट डिसाइडेड है, आप जो भी कंसाइनमेंट हो इनको कॉल करें, ये आप वहाँ से लिफ्ट करेंगे कंटेनर को सी पोर्ट तक, सी पोर्ट से कराची तक, कराची से आगे। तो इस तरह से जो फ्रेट फॉरवर्डर की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली जो बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं उनकी होती है। छोटी कंसाइनमेंट में फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो आपको कुछ बचत कर भी देगा तो वो शायद 100-200 या 1,000 रुपये की हो, जो कि नॉमिनल सी अमाउंट है और मुमकिन नहीं है कि वो इतनी भी करके दे। वो हो सकता है जो रेगुलर आपका एक्सपोर्टर आपको फ्रेट चार्ज कर रहा है उससे ज़्यादा ही कर दे। तो इस तरह से जो तो आपने बैंक के थ्रू इंपोर्ट करनी है उसमें सिर्फ 2 बंदे इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 आपका बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो आपने खुद सोर्स किया, नेगोशिएट किया, प्रोडक्ट सैम्पलिंग चेक कर ली और डील फाइनल कर ली, ये आपका काम है। ये आप लोकल मार्केट में बैठ के करें या इंटरनेशनल मार्केट से करें, ये सेम वही होगा जैसे आप कर रहे हैं लोकल मार्केट में। उसके बाद परफॉर्मा नॉइस जब आ जाता है कि जी पेमेंट कर दें, तो पेमेंट अगर लोकल है तो कैश कर दें, बैंक के थ्रू कर दें, डीडी ड्राफ्ट कुछ भी जो भी भिजवाना है भिजवा दें, बंदा भेज के कैश पे कर दें। और अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट है, तो फिर वो परफॉर्मा नॉइस लेके बैंक चले जाएं। बैंक आपको बताएगा, सारा कुछ गाइड करेगा। बैंक बताएगा कि भी इसकी इतनी 1% इंश्योरेंस भी होती है, वो आप इस कंपनी से करवा लें, या वो ख़ुद फ़ोन करके भी करवा लेते हैं कि जिसको इतनी इंश्योरेंस की पेमेंट कर दें, ये इंश्योरेंस हो गई है, ये एलसी के चार्जेस हैं, एलसी खुल गई है, इसको एक्सपोर्टर को भिजवा दें कापी ताकि उसको पता चल जाए और बैंक के थ्रू उसको ओरिजिनल भी मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ बैंक आपको बता देगा। जब एक्सपोर्टर को मिल जाएगी एलसी तो वो कहेगा ठीक है जी, मैं इतने दिनों में आपकी कंसाइनमेंट शिप कर रहा हूँ। अब उतने दिनों बाद आप चेक कर लें कि भी आपने शिप कर दिया तो इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक को भिजवाओ ताकि मैं इसको रिसीव कर सकूं। तो अब वो बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे एक्सपोर्टर से, बैंक पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देगा, डॉक्यूमेंट्स आपको देगा और उसके बाद सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होगा कि जी वो डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग एजेंट के पास ले जाएं। क्लियरिंग एजेंट कस्टम से जो भी उसके ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो कैलकुलेट करके आपसे उतनी पेमेंट करवा देगा गवर्नमेंट को और आपकी कंसाइनमेंट आपके हवाले कर देगा। तो इंपोर्ट बस इतना ही इजी है कि आप अपने हिस्से का काम कर लें, जो लोकल ट्रांजैक्शन लोकल बिज़नेस जो आप कर रहे हैं उस सेम उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जो आपका काम है वो कर लें, और बाकी का काम बैंक करेगा या क्लियरिंग एजेंट करेगा, उसमें बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये दोनों बंदे चार्ज करते हैं, आपको फ़ीस लेते हैं और आपके लिए सर्विस देने को हाज़िर होते हैं। जो भी आपको पूछना है आप इन 2 बंदों से पूछे, तो इस तरह से आपका इंपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर कोई बंदा डरता है कि जी नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो फिर डर कभी ख़त्म नहीं होगा। डर उसी वक्त ख़त्म होता है जब आप किसी चीज़ को अपने हाथ से करके गुजार देते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि ओह ये तो कोई मुश्किल ही नहीं था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।